लेकिन एक लम्हे के लिए ये इमेजिन करें कि अगर दुनिया से तमाम इंसान अचानक गायब हो जाएं तो क्या होगा। इंसानों के गायब हो जाने के बाद क्या ये जमीन बाकी रह पाएगी और हम इंसानों के बगैर ये जमीन कैसा नजारा पेश करेगी। साइंटिस्ट की एक रिसर्च के मुताबिक इंसानों की दुनिया से गायब होते ही वो प्लेन्स जो आसमान में उड़ रहे होंगे वो अचानक जमीन पर आ गिरेंगे। एक एस्टीमेट के मुताबिक हर दिन तकरीबन 1 लाख प्लेन्स टेक ऑफ और लैंड करते हैं और एक ही वक्त में 9 से 11 हजार प्लेन्स आसमान में उड़ रहे होते हैं, जिनमें 1 मिलियन के करीब पैसेंजर्स मौजूद होते हैं। और जब हजारों की तादाद में ये प्लेन जमीन पर गिरेंगे तो ये किसी खौफनाक जंग का मंजर पेश करेंगे। इंसानों के गायब हो जाने के बाद रोड्स बिल्कुल वीरान हो जाएंगे और रोड्स पर चलने वाली गाड़ियां, बसेस, ट्रक्स सब एक दूसरे से टकरा जाएंगे, जिससे शदीद किस्म की तबाही होगी। कुछ ही घंटों बाद पूरी दुनिया में इलेक्ट्रिसिटी बंद हो जाएगी। सिर्फ उन्हीं जगहों पर इलेक्ट्रिसिटी मौजूद होगी जो हाइड्रो इलेक्ट्रिक स्टेशन और सोलर एनर्जी से चलते हैं, क्योंकि हाइड्रो इलेक्ट्रिक स्टेशंस को बंद होने में 2 से 3 दिन का वक्त लगता है और सोलर एनर्जी को मेंटेन करने के लिए इंसानों की जरूरत पड़ती है। इसीलिए चंद ही दिनों में ये भी काम करना बंद कर देंगे और देखते ही देखते रात के वक्त पूरी दुनिया में अंधेरा छा जाएगा। पूरी दुनिया में अंधेरा होते ही रात के वक्त आसमान में नजर आने वाले सितारे और भी ज्यादा खूबसूरत और रोशन नजर आने लगेंगे। इंसानों के अचानक गायब हो जाने के बाद पूरी दुनिया में खामोशी छा जाएगी। बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज और इंडस्ट्रीज भी बंद हो जाएंगी और दुनिया में खामोशी का एक अलग ही मंजर होगा। इंसान की बनाई गई बिल्डिंग्स, महलात और घर बिल्कुल खाली पड़े होंगे और हर तरफ सिर्फ खामोशी होगी। अगले कुछ ही दिनों में पावर प्लांट सेफ्टी मोड पर चले जाएंगे और कुछ ही दिनों बाद अंडरग्राउंड रेलवे स्टेशन पानी से भर जाएंगे। एक एस्टीमेट के मुताबिक सिर्फ न्यूयॉर्क से ही जमीन के अंदर से 13 मिलियन गैलन पानी निकाला जाता है। पानी को जमीन में दाखिल होने से रोकने के लिए पंप्स लगाए जाते हैं और बिना इंसान के ये काम करना छोड़ देंगे। इंसानों के दुनिया से गायब होने के तकरीबन 10 दिन बाद वो जानवर जो जू या फिर केजेस वगैरह में बंद होंगे वो भूख और प्यास की वजह से मर जाएंगे और वो जानवर जो कैद से फरार होने में कामयाब हो जाएंगे या तो वो दूसरे जानवरों के हाथों मारे जाएंगे या फिर उन्हें ही मार देंगे, यानी बचने की एक जंग का आगाज हो जाएगा। छोटे कुत्ते और बिल्लियां वो पहले जानवर होंगे जो दूसरे जानवरों का शिकार बनेंगे, जबकि बड़े बड़े कुत्ते अपनी टोलियां बना लेंगे, यानी एक नए दौर का आगाज हो चुका होगा। अंटार्कटिका से अब तक 400 से भी ज्यादा लेक्स डिस्कवर हो चुकी हैं, जो बर्फ की लेयर्स के नीचे छुपी हुई हैं। 2009 में अंटार्कटिका की बर्फ के अंदर से एक बिल्ली का ढांचा मिला था, जिसने रिसर्चर्स के होश उड़ा दिए थे। हैरत की बात यह थी कि यह ढांचा किसी आम बिल्ली का नहीं था। ये जिस बिल्ली का ढांचा था वो अंडे देने वाली बिल्ली थी। तहकीक के बाद मालूम पड़ा कि ये जानवर आज से तकरीबन 2.5 करोड़ साल पहले जमीन पर पाया जाता था। 1911 में अंटार्कटिका से सबसे पहला मीटियोराइड मिला था और तब से लेकर अब तक इस कॉन्टिनेंट से तकरीबन 45,000 से भी ज्यादा मीटियोराइड्स मिल चुके हैं। मीटियोराइड सख्त पत्थर के ऐसे टुकड़े होते हैं जिनका ताल्लुक हमारी जमीन से नहीं होता, बल्कि वो किसी और प्लेनेट से टूट कर आए होते हैं। रिसर्चर्स के मुताबिक इन मीटियोराइड्स में से कई तकरीबन 7 लाख साल से भी ज्यादा पुराने हैं। 2015 में अंटार्कटिका से एक छोटा मीटियोराइड डिस्कवर किया गया था। रिसर्च के बाद मालूम पड़ा कि ये मीटियोराइड कहीं और से नहीं बल्कि मार्स से टूटकर आया था, क्योंकि इसमें ऐसे बैक्टीरिया मौजूद थे जो मार्स पर पाए जाते हैं। 2014 में आर्कियोलॉजिस्ट ने अंटार्कटिका से एक ऐसी चीज डिस्कवर की जिसने सबको हैरत में डाल दिया था। आर्कियोलॉजिस्ट को रिसर्च के दौरान 3 इंसानी खोपड़ियां मिली, जो अंटार्कटिका से मिलने वाली पहली इंसानी खोपड़ियां थी। नॉर्मल खोपड़ियों के मुकाबले ये खोपड़ियां बिल्कुल अलग थी, क्योंकि इनके सर इंतहा से ज्यादा बाहर निकले हुए थे। इस तरह की खोपड़ियां साइंटिस्ट को इजिप्ट और पेरू से भी मिल चुकी हैं, जो इस बात की तरफ इशारा देती हैं कि शायद आज से हजारों साल पहले अंटार्कटिका में भी लोग रहा करते थे, जिनका कोई ना कोई ताल्लुक एंशिएंट इजिप्ट सिविलाइजेशन से भी जरूर रहा होगा। 1911 में टेलर नामी एक साइंटिस्ट ने अंटार्कटिका में एक ऐसा वाटरफॉल डिस्कवर किया था जहां पानी की जगह ब्लड फॉल होता है और इस मकाम को टेलर ग्लेशियर कहा जाता है। कई सालों तक यही माना जाता रहा था कि इस ग्लेशियर के अंदर से खून बहता है, लेकिन रिसर्च के बाद ये मालूम हुआ कि इस ग्लेशियर के नीचे एक बहुत बड़ा पानी का डैम मौजूद है और इस पानी में समुद्र के पानी से भी 3 गुना ज्यादा सॉल्ट मौजूद है और इसके साथ ही इस पानी में पहाड़ों से निकलने वाला आयरन भी मौजूद है। और जब ये पानी ग्लेशियर से बाहर निकलता है तो पानी में मौजूद आयरन हवा में मौजूद ऑक्सीजन से मिलकर आयरन ऑक्साइड बनाता है और यूं पानी रेड कलर में बदल जाता है। इसी पानी में 17 टाइप के बैक्टीरिया भी डिस्कवर हुए थे और हैरत की बात तो ये थी कि इन बैक्टीरिया को जिंदा रहने के लिए ऑक्सीजन और सनलाइट की भी जरूरत नहीं पड़ती। साइंटिस्ट और रिसर्चर का ये मानना है कि ये बैक्टीरिया उन प्लैनेट्स पर मौजूद होते हैं जहां ऑक्सीजन और सनलाइट नहीं होती, लेकिन ये बैक्टीरिया हमारी जमीन पर कहां से आए, ये राज भी अंटार्कटिका की मिस्ट्री को मजीद उलझा रहा है। साइंटिस्ट को करीब 1.5 करोड़ स्क्वायर किलोमीटर पर फैले बर्फ के इस कॉन्टिनेंट से कुछ ऐसे सबूत भी मिल चुके हैं जो इस बात की गवाही देते हैं कि आज से लाखों साल पहले अंटार्कटिका पर भी लाइफ एग्जिस्ट करती थी और ये जगह भी रहने के काबिल हुआ करती थी। लेकिन तभी आपको समंदर में दूर एक शिप खड़ी नजर आती है जो ना तो आपके सिग्नल्स का कोई जवाब दे रही है और ना ही समंदर में आगे बढ़ रही है। इतना ही नहीं, और आप जब उस शिप के करीब जाते हैं तो आपको मालूम
कि इस शिप में कोई इंसान ही मौजूद नहीं है और ये वीरान समंदर में बिल्कुल अकेली खड़ी हुई है और इसमें मौजूद सारा सामान भी बिल्कुल सही सलामत पड़ा हुआ है। तभी आपके जहन में ये सवाल आएगा कि आखिर इस शिप के क्रू के साथ क्या हुआ था और वो अब कहाँ है। हैरान कर देने वाली बात यह है कि ये सब हकीकत में भी हो चुका है। समंदर से अब तक ऐसी कई शिप्स मिल चुकी हैं और समंदर से मिलने वाली इन शिप्स को घोस्ट शिप्स कहा जाता है। आखिर क्या है इन घोस्ट शिप्स की हकीकत और इनमें मौजूद क्रू के साथ ऐसा क्या होता है जो वो अचानक वीरान समंदर में कहीं गायब हो जाते हैं, जिसके बाद उनका कभी कोई अता पता नहीं चलता। जानते हैं आज की इस वीडियो में। आज के दिन तक समंदर में 438 से भी ज्यादा घोस्ट शिप्स को देखा जा चुका है और विकिपीडिया में पब्लिश्ड एक आर्टिकल के मुताबिक 5767 से भी ज्यादा क्रू मेंबर्स इन शिप्स से गायब हो चुके हैं। इस आर्टिकल में ये भी लिखा है कि इन नजर आने वाली शिप्स और इनसे गायब हो जाने वाली क्रू की तादाद इससे भी कई गुना ज्यादा है, जो आज तक रिकॉर्ड ही नहीं हो सकी। घोस्ट शिप्स की इन मिस्ट्रीज की शुरुआत 17वीं सेंचुरी में हुई थी, जब एसवी सीब्रिग नामी एक शिप रोड आइलैंड के इलाकों में देखी गई थी। जब इस शिप को पहली बार देखा गया था तो उसमें कोई इंसान मौजूद नहीं था और उस शिप का सारा सामान भी बिल्कुल सही हालत में मौजूद था। यहाँ तक कि इस शिप की गैलरी में कॉफी भी गर्म हालत में मौजूद थी, जिसे देखकर ऐसा लग रहा था कि इस शिप के कैप्टन और क्रू ने इसे इमरजेंसी की हालत में छोड़ा था। लेकिन हैरान कर देने वाली बात तो ये थी कि इस शिप पर किसी किस्म का कोई ऐसा निशान मौजूद नहीं था जो इस बात की तरफ इशारा करता कि इसके साथ कोई हादसा पेश आया था। और सबसे बड़ी बात कि इसका क्रू अगर इसे छोड़ गया था तो वो अब कहाँ था। उस वक्त तो इस शिप की कहानी पर किसी ने कोई खास किस्म की अटेंशन नहीं दी थी, लेकिन फिर ईयर 1872 में एक खौफनाक हादसा पेश आया जिसने पूरी दुनिया को हैरान और परेशान छोड़ दिया था। ये कहानी उस शिप की है जिसे वीरान अटलांटिक ओशन के बीचों बीच बिल्कुल अकेले खड़े देखा गया था। ये 7 नवंबर 1872 का दिन था जब मैरी सेलेस्ट नामी एक शिप ने न्यूयॉर्क से इटली के शहर जेनोवा का सफर शुरू किया था। इस शिप पर 10 लोग सवार थे, जिनमें शिप के कैप्टन ब्रिग्स, उनकी वाइफ और उनकी 2 साला बेटी के साथ 7 क्रू मेंबर्स भी सवार थे। लेकिन इन 10 लोगों के अलावा मैरी सेलेस्ट पर अल्कोहल के 1700 बैरल्स भी मौजूद थे, जिन्हें इस शिप ने अटलांटिक ओशन से गुजरते हुए जेनोवा डिलीवर करना था। वहां पहुंचने पर शिप के कैप्टन को दूर समंदर में एक शिप खड़ी दिखाई दी जो ना तो आगे बढ़ रही थी और ना पीछे। ये मंजर देखने के बाद कैप्टन ने उस शिप को कई सिग्नल्स भेजे, लेकिन जब उस शिप से कोई जवाब ना आया तब कैप्टन ने उसके करीब जाने का फैसला किया। जब ये लोग उस शिप के करीब पहुंचे तो कैप्टन को मालूम पड़ा कि ये शिप और कोई नहीं बल्कि मैरी सेलेस्ट थी, जिसे न्यूयॉर्क से निकले हुए पूरे 28 दिन गुजर चुके थे। कैप्टन ने अपनी शिप के क्रू को मैरी सेलेस्ट पर भेजा, लेकिन जब ये लोग उस शिप पर पहुंचे तो जो कुछ उन्होंने देखा उसने उनके होश उड़ा दिए थे। मैरी सेलेस्ट समंदर के उस इलाके में जहां नीले आसमान और पानी के अलावा कुछ नजर नहीं आता बिल्कुल वीरान खड़ी थी और इसका क्रू भी इस पर मौजूद नहीं था, जबकि उनका सारा साजो सामान, खाना पीना और यहाँ तक कि कार्गो भी बिल्कुल सही सलामत मौजूद था। इस बात ने डी ग्रेटिया के कैप्टन को परेशान कर दिया था। पहले तो कैप्टन को ये लगा कि शायद मैरी सेलेस्ट के साथ कोई हादसा पेश आया था, लेकिन जब उन्होंने इस शिप पर मजीद छानबीन की और शिप का जायजा लिया तो उन्हें कैप्टन की फैमिली के कपड़े, उनका सामान और इसके साथ साथ शिप में लोड हुए अल्कोहल के 1700 बैरल्स और क्रू के खाने पीने की चीजें भी बिल्कुल सही हालत में पड़ी हुई मिली। इसके अलावा डी ग्रेटिया के कैप्टन को मैरी सेलेस्ट शिप के कैप्टन के रूम से एक लॉग बुक में मिली, जिनमें पुराने वक्तों में कैप्टन अपनी करंट लोकेशन और डेट को मेंशन किया करते थे। इस लॉग बुक में मेंशन की गई आखिरी एंट्री 25 नवंबर की सुबह 8 बजे की थी, यानी मैरी सेलेस्ट जब समंदर में मिली थी तो वो उससे 10 दिन पहले ही से अटलांटिक ओशन में वीरान खड़ी थी। शिप पर मजीद इन्वेस्टिगेशन करने के बाद कैप्टन ने नोटिस किया कि शिप पर लाइफ बोट्स मौजूद नहीं थी, जिसका मतलब ये था कि इस शिप के साथ जरूर कुछ वाकया पेश आया था, जिसके बाद सब लोग अपनी जान बचाने के लिए लाइफ बोट्स पर कहीं भागे थे। रिसर्च के दौरान मैरी सेलेस्ट के कैप्टन की तलवार भी उनके बेड के नीचे से अनटच्ड हालत में मिली थी, जिसका मतलब ये था कि इन पर किसी किस्म का कोई हमला नहीं हुआ था। इसके साथ साथ इस शिप के निचले पोर्शन में जगह जगह पानी खड़ा हुआ था, लेकिन ये इतना नहीं था जो मैरी सेलेस्ट जैसे शिप को कोई नुकसान पहुंचा सके। जब डी ग्रेटिया के कैप्टन को किसी बात की समझ ना आई तो उन्होंने शिप को वापस अपने साथ ले जाने का फैसला किया, इस उम्मीद के साथ कि उन्हें इसके बदले कुछ न कुछ इनाम मिलेगा, क्योंकि IS लॉ के अकॉर्डिंग अगर कोई किसी शिप को समंदर से रेस्क्यू करता है तो उसे शिप की वैल्यू के मुताबिक रिवॉर्ड दिया जाता है। जिब्राल्टर पहुंचने के बाद इस शिप को अथॉरिटीज ने अपने अंडर कर लिया। इमेजिन करें, हमारी दुनिया में एक ऐसी जगह है जहां पहले अमेज़न के जंगलों की तरह बड़े बड़े दरख्त और अलग अलग किस्म के जानवर थे, लेकिन अब वो जगह अचानक ही से बर्फ के पहाड़ों और 5 किलोमीटर गहरी बर्फ की तहों से भर गई है, जहां ना तो कोई जानवर जिंदा रह सकता है
और ना ही कोई इंसान। और ये जगह हकीकत में हमारी जमीन पर मौजूद है। ये है एंटार्क्टिका, जो दुनिया का 5वां सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट है। ये कॉन्टिनेंट 1,42,00,000 स्क्वायर किलोमीटर के एरिया पर फैला हुआ है, जिसमें पाकिस्तान जैसी 20 कंट्रीज, इंडिया जैसी 5 कंट्रीज और अमेरिका जैसी तकरीबन 2 कंट्रीज फिट आ सकती हैं। 1.5 करोड़ किलोमीटर के एरिया पर फैला ये कॉन्टिनेंट पूरा बर्फ से भरा हुआ है, जो शुरू भी बर्फ के पहाड़ों से होता है और खत्म भी बर्फ के पहाड़ों पर होता है। इसके साथ साथ इसको लगने वाला ओशन भी आर्कटिक ओशन है, जो कि दुनिया का सबसे ठंडा ओशन कहलाता है। ओशन के इस हिस्से में मौजूद पानी का टेम्परेचर -1.8 डिग्री सेल्सियस होता है, जो किसी इंसान को सिर्फ 15 मिनट में बर्फ बना सकता है। लेकिन दुनिया का ये सबसे ठंडा एरिया हमेशा से ऐसा नहीं था। कहा जाता है कि एंटार्क्टिका भी पहले घने जंगलों से भरा रहता था और यहाँ दुनिया के सबसे यूनिक और खतरनाक जानवर रहा करते थे, जो कि एक रिसर्च से साबित भी हो चुका है। साइंटिस्ट का ये मानना है कि आज भी एंटार्क्टिका में कुछ ना कुछ एबनॉर्मल जरूर है और यहाँ जरूर ऐसे ऐसे राज बर्फ के पहाड़ों के अंदर छुपे हुए हैं, जो अगर इंसान के सामने आ जाएं तो उन पर यकीन कर पाना नामुमकिन होगा। या तो यहाँ बर्फ के नीचे एक पूरा शहर मौजूद है, या यहाँ पर एलियंस रहते हैं, या फिर बर्फ के इन पहाड़ों में एक ऐसी दुनिया बसती है जिनके बारे में इंसान आज तक नहीं जानता। आखिर क्या है एंटार्क्टिका की हकीकत और हजारों साल पहले ऐसा क्या हुआ था जो ये कॉन्टिनेंट आज सारी दुनिया से दूर जमीन के साउथ पोल में अकेला मौजूद है? जानते हैं आज की इस वीडियो में। जैसे आज से लाखों साल पहले जमीन पर डायनासोर्स एग्जिस्ट करते थे, ठीक उसी तरह शार्क की भी एक नस्ल आज से लाखों साल पहले दुनिया में एग्जिस्ट करती थी, जिसका नाम था मेगलोडोन। मेगलोडोन आज से तकरीबन 36 लाख साल पहले ओशन पर राज करती थी। इसकी लंबाई 60 फीट तक लंबी होती थी और इसका जबड़ा करीब 3 मीटर तक बड़ा होता था, जिसे अगर इंसान से कंपेयर किया जाए तो ये उससे कई गुना ज्यादा बड़ा था। इसके जबड़े में तकरीबन 270 के करीब नोकीले दांत होते थे, जो 7 इंच तक लंबे होते थे। और एक रिसर्च के वक्त साइंटिस्ट को कुछ ऐसा मालूम हुआ जिसने उन्हें हैरत में डाल दिया था। अगर किसी हमले में मेगलोडोन का दांत टूट जाता था तो नया दांत निकलने में सिर्फ 1 दिन का वक्त लगता था। मेगलोडोन का वजन करीब 100 टन तक होता था और ये अपने शिकार को मुंह से दबोचते वक्त जो प्रेशर क्रिएट करता था वो तकरीबन 10 टन तक होता था, जो एक कछुए के शेल को भी आसानी से तोड़ सकता है। मेगलोडोन शार्क्स को इतनी बड़ी होने की वजह से हर दिन भारी मिकदार में खाने की जरूरत पड़ती थी। साइंटिस्ट के मुताबिक इन शार्क्स को सरवाइव करने के लिए हर दिन 1 टन तक खाना चाहिए होता था, जो ये शार्क समुद्र में मौजूद वेल्स, सी काउ, सी लाइन या फिर दूसरी शार्क्स को खाकर अपने खाने की जरूरियात को पूरा करती थी। मेगलोडोन के बच्चों का वजन 2 से 3 टन तक होता था और इनकी लंबाई 10 फीट तक होती थी। जिंदा रहने के लिए मेगलोडोन शार्क्स को ज्यादा से ज्यादा पानी की जरूरत होती थी, इसीलिए ये समुद्र की गहराइयों में रहा करती थी और इसी वजह से मेगलोडोन शिकार करने के लिए समुद्र के किनारों पर नहीं जाती थी। मेगलोडोन शार्क्स का साइज बहुत बड़ा होता था और पानी के लेवल का कम होना इनके लिए जानलेवा साबित होता था। इतनी बड़ी और पावरफुल होने के बावजूद आखिर वो क्या वजह थी जिसकी वजह से मेगलोडोन का हमेशा हमेशा के लिए इस दुनिया से खात्मा हो गया?